जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का भी बड़ा अहम टॉपिक है जो हम लोगों ने छेड़ा हुआ है, और इसका ताल्लुक़ जो बुनियादी तौर पे है वो है तस्कीन गुदद। और ये तस्कीन गुदद आप देखें कि जब भी ये वाला मौसम होता है जो कि सर्द खुश्क या खुश्क सर्द खुश्की ज़्यादा हो गई, इसके अंदर जो जितनी बीमारियाँ पैदा होंगी वो तस्कीन गुदद की ही पैदा होंगी। और तस्कीन गुदद में जितनी भी खौफनाक बीमारियाँ वो सब की सब तस्कीन गुदद में शामिल हैं। इसको हम यूँ देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये गुदद हैं और इन गुदद से यहाँ पे उज़लात हैं और यहाँ पे असाब है, ठीक है। अब अगर तहरीकों के हिसाब से देखें तो गुदद उज़लात ये अगर 3 नंबर तहरीक है तो गुदद उज़लात की 4 नंबर तहरीक है। अगर गुदद आसाब की 2 नंबर तहरीक है तो आसाब गुदद की 1 नंबर तहरीक है। यहाँ से यहाँ आएगा तो ये 5 तहरीक है, और अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 6 नंबर तहरीक है। इसका मतलब ये है कि 3 नंबर तहरीक में तहलील पैदा हो गई, 2 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 1 में क्या होगा, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अगर गुदद में तहरीक है गुदद की, तो फिर आप देखें कि 5 नंबर में क्या होगा, तस्कीन, और 6 में वो तस्कीन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अब अगर गुदद में तस्कीन हो तो तहरीक कहाँ पे होगी, उज़लात में। आसाब में क्या हो जाएगा, तहलील हो जाएगी, तहलील हो जाएगी ना। तो जब आसाब में तहलील हो और उज़लात में तहरीक हो तो गुदद में तस्कीन होगी, ठीक है जी। जो गुदद है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है जिसको आप कहते हैं ना कि ये हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम है, वो कहाँ होता है, गुदद में होता है। जितने भी गुदद हैं इनका जितना भी निज़ाम है, पिछले वाले लेक्चर में हमने कहा था कि दिमाग के बिल्कुल दरमियान में एक गुदद है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड को तहरीक देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को देते हैं, थायराइड लिवर को देते हैं, और इस तरीके से ना पूरा गुदद का निज़ाम मुंसलिक है। और फिर मज़े की बात यह है कि जो गुदद उनमें से काम न कर रहा हो तो उसके जो आसाब हैं जो उससे मुंसलिक हैं, या जो उसका हार्मोन्स का निज़ाम है, वो हार्मोन्स का निज़ाम क्या करता है, वो कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है ब्लड में, खून में। वो खून जो है ना वो सीधे जब हाइपोथैलेमस में जाएगा या आसाब के ज़रिए हाइपोथैलेमस को बताएगा कि फ़लाँ जगह के अंदर ख़राबी है, तो हाइपोथैलेमस जो है उस हिसाब से अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर उसमें तस्कीन हो या तहलील हो तो फिर ज़ाहिर है वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं करेगा, यानी उसको जिस्म की ख़राबियों का पता नहीं लगेगा। ये जो गुदद है ना, ये उसी वक्त एक कुछ ख़बरदार करने वाले हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कि जिस्म को ना ख़बरदार करते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है, ख़राबी है। वो कौन से हैं, हिस्टामीन है। मतलब किसी को अगर नज़ला हो जाए ना, नज़ला हो जाए और वो असाबी हो, यानी तहरीक है असाब में, ठीक, तो इसमें उज़लात में क्या होगा, तस्कीन, गुदद में क्या होगा, तहलील। ऐसे ही है ना, तहलील क्या हुआ, तहलील और तस्कीन में फ़र्क क्या है, इसके मैग्नीट्यूड का फ़र्क है, यानी ताकत का फ़र्क है। यानी तस्कीन जो होती है वो गुदद की, अगर गुदद स्लो हो गए तो तहलील के अंदर वो ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। तो ये निस्बती टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, तस्कीन और तहलील। अगर उसको आसाब का नज़ला लग गया है, ठीक है जी, नज़ला आसाबी है, नाक बह रहा है, सारा बह रहा है, तो ये तो बेचारे तहलील में है ना, जो गुदद है, जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, तहलील में। तो ये क्या करेगा कि एक हार्मोन है जिसको हिस्टामीन कहते हैं, अब वो ब्लड के अंदर ना हिस्टामीन को रिलीज़ करेगा। जो ही हिस्टामीन रिलीज़ होगी तो उसको क्या होगा, ख़ारिश शुरू हो जाएगी, और उसको जो है ना ये क्या कहते हैं, खुश्की पैदा हो जाएगी, ठीक है, नाक बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। इसको जी एलर्जी है, इसको मौसमी एलर्जी है। और हम क्या करते हैं, उसको वो जो हिस्टामीन ये रिलीज़ कर रहा था ना, हम उसका ब्लॉक कर देते हैं। जितनी भी एलर्जी की दवाइयाँ हैं ये क्या हैं,
ब्लॉक करती हैं। ये ब्लॉकर हैं, ये हिस्टामीन के ब्लॉक यानी एंटी हिस्टामीन। आप उसके ऊपर लिखा हुआ देखें तो एंटी हिस्टामीन लिखा होगा, ठीक। अब उसको हम एंटी हिस्टामीन देते हैं। एंटी हिस्टामीन क्या है? वो इसका जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, जो हिस्टामीन है, वो ब्लॉक हो गया। जब वो ब्लॉक हो गया तो नज़ला रुक गया, नज़ला रुक गया, ख़ारिश रुक गई, हम खुश। क्या हो गया जी? इसको जी एंटी एलर्जी दवाई खा रहा है इसलिए ठीक हो गया। जो बुनियादी ख़राबी है, जो इसकी सोजिश है आसाब की और जो इसकी तहरीक है, वो अपनी जगह पे है। बात समझ गए? तो ये क्या है? ये सारी के सारा एक गोरख धंधा है और इसको सिर्फ कानून मुफरद आज़ा ही समझता है, ठीक है। वो एंटी हिस्टामीन ये है कि जो गुदद के हार्मोन्स होते हैं, ना सिर्फ उसको दबा देता है बल्कि इसका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, यानी जिस्म का जितना भी मुदाफ़ियाती निज़ाम है, वो या जिगर के अंदर है, हार्मोन्स के अंदर है, या आंतों के अंदर है। आंतों के भी जो गुदद होते हैं उनके अंदर वो मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है। अब चूँकि उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है ना, उसको हमने ब्लॉक कर दिया, लिहाजा जिस्म के अंदर कोई बड़ी ख़राबी पैदा हो गई तो इसको नहीं पता लगेगा। यानी वो जो सिग्नल है ना, वो हाइपोथैलेमस को जाएंगे ही नहीं। जब हाइपोथैलेमस को नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये असाब की सोजिश बरकरार रहेगी और जिस्म जो है ना, वो एक गलत तरीके से काम कर रहा होगा। अब हम जाते हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक, वो मुनव्वर साहब से मैंने डिस्कस भी किया और बड़ा मज़ा आया इनके साथ डिस्कस करके। वो क्या है? वो है जब आपका ये जो आसाब का निज़ाम है, या जो 6 नंबर तहरीक का जो निज़ाम है, जब इसमें खलल वाक़या हो जाता है। वो कब वाक़या होता है? मसलन अगर किसी की तहरीक 1 है तो 6 नंबर में क्या होगा? पीछे है ना, तहरील पैदा हो जाएगी ना, तहरील पैदा हो जाएगी ना। अगर उसका 2 नंबर की तहरीक है तो फिर वो तहलील बढ़ जाएगी। अगर उसकी 4 तहरीक है तो वो तस्कीन की तरफ चला जाएगा। यानी ये वाला सिर्फ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जो 6 नंबर आसाबी खुदी निज़ाम है, इसको हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर उसकी 5 नंबर भी तहरीक हो तो तब भी यहाँ पे निस्बती तस्कीन है, लेकिन इनके मुकाबले में वो बेहतर है फिर भी, ठीक है जी। इससे क्या होगा? ये जो 6 नंबर का निज़ाम है, ये जिस्म में रतूबात पैदा करता है, पता है ना? रतूबात जितनी भी जिस्म में पैदा होती हैं वो आसाबी खुदी निज़ाम के अंदर पैदा होती हैं, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं बलगम। ये बलगम है। जो साबिर साहब ने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है बलगम की, वो कौन सी है? जो 6 नंबर तहरीक के अंदर रतूबात पैदा होती हैं, वो बुनियादी तौर पे बलगम है, ठीक है। ये बलगम जिस्म में कहाँ होता है? अंदाज़ा है कहाँ होता है? ये बलगम होता किधर है? आपने अभी थोड़ा इनको टेस्ट करने दे अपने नाम से। हाँ जी बताइए, ये बलगम जिस्म के अंदर कहाँ होता है? इसकी पैदाइश कहाँ होती है? रहता कहाँ है? क्या वो जो नाक से बहती है वो ब्लड के अंदर होता है। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। देखिए इसमें हम लोग क्लियर नहीं है। हम बोलते तो है ना सारे बलगम बलगम बलगम, सफरा सफरा सफरा, ठीक सारे बोलते हैं ना, लेकिन हमें अब आज तक क्लियर नहीं है कि बलगम है क्या, भला किधर पैदा होता है, क्या चीज़ है, ठीक है। ये जो रतूबत है ना, ये देखिए सेल एक है ना, सेल खुलिया है ना, ये खुली की दीवार है ये वाली, इसके अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है जी। फिर इसके अंदर है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। क्या चीज़? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। ये एक गाढ़ा किस्म का मवाद होता है, ये वाला प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। ये जो है ना, ये बलगम है, ये रतूबत है। जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, ये बलगमी रतूबत है, ठीक है जी। ये हर सेल के अंदर होता है जी, हर सेल में होता है। ये मैं ना आपको थोड़ी एक और दुनिया की सैर कराता हूँ अभी। इसको कहते हैं बलगम। ये रतूबत है, तमाम जिस्म के अंदर ये रतूबत होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि उज़लाती तहरीक है और उस बंदे के गुर्दे सुकड़ गए हैं, होता है ना, इसका जनाब जिगर सुकड़ गया है, इसके गुर्दे सुकड़ गए हैं। तो वो जो सुकड़ना होता है वो क्या होता है? लेकिन जब उज़लाती तहरीक होगी
तो उसके पीछे वाला जो निज़ाम है इसमें तहलील हो जाएगी ना, तहलील हो जाएगी तो बलगम नहीं बनेगा, समझ गए, बलगम नहीं बनेगा। इवन 3 नंबर तहरीक में भी ये बलगम बनना बंद हो जाएगा या थोड़ा हो जाएगा। तो जब बलगम बनना बंद हो जाए या थोड़ा हो जाए तो ये जो सेल है ना श्रिंक करेगा, ठीक है, ये सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। जब ये श्रिंक करेगा ना तो क्या होगा, गुर्दे के तमाम जितने भी खुलियात हैं सारे श्रिंक कर जाएंगे, गुर्दा सिकुड़ जाएगा, ठीक। अगर इसको आप पूरा कर दें, इसको पूरा कर दें तो सेल अपनी असली हालत पे वापस आ जाएगा। याद रखें कि जब भी गुर्दे श्रिंक होंगे तो वो 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर में ही होंगे। जब ये इन तरीकों के अंदर गुर्दे सिकुड़ेंगे तो गुर्दा फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके ये जो खुलिया है ना, अगर उसका 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर उसका साइज़ होता है गुर्दे का, तो वो 6 पे 7 पे आ जाएगा। 6 पे 7 पे आने का मतलब क्या है कि उसकी आधी रह गई, उसका जो वॉल्यूम है वो आधा रह गया। किधर गया, ये बलगम निकल गया, ठीक है जी। आप देखेंगे कि उसके पेशाब में एल्ब्यूमिन आ रहा है, प्रोटीन आ रही है, आपको बताएगा, उसके टेस्ट बताएंगे कि इसके पेशाब में जनाब प्रोटीन खारिज हो रही है, प्रोटीन खारिज हो रही है। अब सबके कान तो खड़े हो जाते हैं कि इसकी प्रोटीन खारिज हो रही है, लेकिन अंदाज़ा किसी को नहीं होता कि ये हो क्यों रहा है, किधर से आ रहा है। बात में समझ गए। तो ये श्रिंक करेगा, गुर्दा श्रिंक करेगा, गुर्दा श्रिंक करेगा तो काम करना छोड़ देगा, ठीक हो गया। जिगर श्रिंक करेगा, जब जिगर श्रिंक करेगा अपने ही तहरीक में श्रिंक करेगा, 4 नंबर तहरीक के अंदर श्रिंक करेगा, तो इसके अंदर इंतहाई तस्कीन पैदा हो जाएगी। 6 नंबर निज़ाम के अंदर इंतहाई तस्कीन पैदा हो जाएगी। जब वो तस्कीन पैदा होगी तो इधर से इसका ये जो बलगम है ना, जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, ये निकलना शुरू हो जाएगा। निकलना शुरू हो जाएगा तो जिगर की जो खुलियाँ हैं उनका जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता 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 जिगर श्रिंक कर जाएगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगा। ये 2 नंबर तहरीक के अंदर भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। बात समझ गए मेरी। तो ये इतना अहम टॉपिक है और इसको हम डिस्कस ही नहीं करते, इसलिए कि हमें समझ नहीं आती कि बलगम है किधर, ठीक है जी। जब भी आपके पास गुर्दे का मरीज़ आए तो आपने सबसे पहले जो है ना उसको जो भी तरियाके गुर्दा दे दें, है ना दवाई, हम मशहूर दवाई है, पता है हम सबको कि तरियाके गुर्दा देते हैं उसको। तरियाके गुर्दा के साथ साथ आपने उसको रतूबात पैदा करने के लिए लाजमी बात है कि आपने दवा देनी है। जब तक उसका साइज़ बहाल नहीं होगा गुर्दा ठीक नहीं होगा। जो तरियाके गुर्दा है ये किस में है, 5 नंबर में है, 5 है ना, तो 5 के अंदर उसकी कुछ ना कुछ बहाली तो शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने साथ 6 दें उसको, 6 देंगे। जो मुअल्लिद रतूबात दवाइयाँ हैं वो आपने उसको देनी है, जिसमें पंबा दाना है, जिसमें छिलका इस्पगोल है, जिसमें मूसली सफ़ेद है, ठीक है जी, अजगंध है। ये तमाम दवाइयाँ आप उसको एक बड़ा अच्छा सा एक मुरक्कब बना के उसमें आप थोड़ी सी हरारत भी रखें और उसके लिए जो है ना आप उसमें बादाम शामिल करें, ठीक है जी, पिस्ता शामिल करें ताकि उसके अंदर हरारत बरकरार रहे। तो ये हरारत और रतूबत इंतहाई अहम मसला है, इसके ऊपर गौर करें। और जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि यार ये गुर्दे क्यों फैले हुए, तो हम ऊट पटांग दवाइयाँ इधर उधर की देते रहेंगे और हमें उसके असल मसले का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जिसको भी 4 नंबर तहरीक के अंदर उसका अगर गुर्दा, आमतौर पर मैंने देखा कि 4 नंबर में ही फेल होता है, तो उसके औलाद के अंदर इंतहाई तहलील पैदा हो जाती है। उसकी जो बाजू है ना ये काम करना छोड़ देंगे, वो हाथ कभी नहीं उठा सकेगा, कभी ये नहीं उठा सकेगा, तहलील हो जाती है, ठीक है। जो उसके टांगों में तहलील हो जाएगी, बंदे का गुस्सा आसमान पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा, उसकी आंखों की बिनाई ख़त्म हो जाएगी, मौत के मुंह में चला जाएगा, क्योंकि हम ट्रीट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने इस आस्पेक्ट को ज़रूर देखना है कि उसके अंदर जो बलगम की कमी हो गई है उसको ज़रूर पैदा करें। चाहे वो आप वो 2 नंबर तहरीक का मरीज़ है, उसके जिगर के अंदर प्रॉब्लम है या गुर्दे के अंदर प्रॉब्लम है या कहीं भी और प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात फेफड़ों के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है जी। अब फेफड़ों के अंदर जो प्रॉब्लम होता है क्या, जैसे टीबी है, ठीक है। अब टीबी के अंदर क्या होगा, उसका खून थूकेगा, ठीक है। खून थूकेगा तो क्यों थूकेगा,
ज़ाती तारीख में शिद्दत आ गई है। ज़ाती तारीख में शिद्दत आ गई है। जब वो ज़ाती तारीख में शिद्दत आई है तो उसके लाज़मी बात है कि उसकी ये जो बलगम जो पैदा हो रही थी ना सेल के अंदर, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो जहाँ पे रतूबात कम हो जाए वहाँ पे खून ज़्यादा हो जाता है। उसूली बात यह है कि आपने उसकी रतूबात को पैदा करना है ताकि उसका खून कम रहे। और इसमें एक और अहम बात का मैं इजाफ़ा करूँ कि जो ब्लड के प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं उनकी तहरीक 6 होती है। ब्लड के प्लेटलेट्स जो हैं उनकी तहरीक 6 होती है, यानी अगर आप किसी को 6 नंबर की दवा देंगे तो उसके प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और चूँकि उसके फेफड़ों से खून आ रहा है, वो खून थोक रहा है, उसके फेफड़े श्रिंक हो गए हैं। ठीक, तो जब तक आप उसकी ये रतूबात पैदा करेंगे तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उसका ब्लड जो है ना वो थिन होके और उसकी अपनी जो उसका वॉल्यूम है वो पूरा हो जाएगा। जो खुलियात हैं उनके अंदर बलगम पूरा होके अपने असल साइज़ पे आ जाएंगे। चूँकि उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, लिहाजा उसका ये जो खून होता है ना, ये खून आर्टरी से या वेन से बाहर कब निकलता है, ये बड़ी अहम बात है कि ये खून जो है ये आर्टरी से कब बाहर निकल जाएगा। देखिए, ये अगर आर्टरी है, ये अगर इसको हम देखते हैं ना आर्टरी है, तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो इसकी दीवारों के साथ साथ चल रहे होते हैं ये, और इसके दरमियान में बाकी खून चल रहा होता है। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये खून को बाहर नहीं आने देते। प्लेटलेट्स की वजह से खून बाहर नहीं आता। अब जब उसकी 6 नंबर तहरीक के अंदर तहलील या तस्कीन होगी तो फिर क्या होगा, ये प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से खून बाहर आ सकता है। उसके फट सकती है शरीयान जिसको हम कहते हैं फटती भी नहीं है, शरीयान फटती भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी दीवारों से खून नुचड़ना शुरू हो जाता है, कतरा 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 नुचड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या उसके मैदे में आ जाएगा, मैदे से भी नुचड़ेगा, ये जो गले की नाली है इससे भी नुचड़ेगा, फेफड़ों से भी नुचड़ेगा। ठीक है, तो बलगम थूकेगा तो उसमें भी खून होगा, और आम थूकेगा तो वो भी, और इधर उसके सख्त किस्म की तकलीफ़ होगी, और ये जो उसकी खुराक की नाली है ना ये भी श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, तो जो ही आप बलगम बढ़ाएंगे यहाँ से प्लेटलेट भी बढ़ जाएंगे, लिहाजा खून का जो अखराज है खून की नालियों से वो रुक जाएगा। अब इसके 2 सूरतें हैं ना जी, एक तो ये कि 6 नंबर तहरीक है तो मुद्दत में तहरीक हो, जी जी जी, और या अदलात में तस्कीन होगी, यानी या वो हो बन के ज़ाया हो रहा है या पैदा ही नहीं हो रहा। क्या चीज़? जो चीज़ भी आप वहाँ पर प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, 6 नंबर में बने, लेकिन 2 सूरतों में कम हुए ना, यानी या वो तस्कीन की वजह से कम हो या तहलील की या वजह तहलील की से। वजह जी से। ठीक है, तो ठीक है। उसके लिए क्या करें? तस्कीन और तहलील दोनों की वजह से अगर कम हो गए खून गाढ़ा हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो जाएंगे। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं ना वो मैं उसको थोड़ा शायद मैं समझाऊँ, वो ये है कि अगर किसी की तहरीक 6 नंबर हो जाए फिर क्या होगा। अगर तहरीक उसकी 6 नंबर हो जाए फिर क्या होगा, बढ़ जाए, उसमें ये सेल का साइज बढ़ जाएगा। तेज होगी तहरीक। ठीक है जी। जिसे अज़म कहते हैं। जिसे अज़ में आप जो है ना वो सेल कह दें। ठीक है जी, अज़्म तहाल हो गया, अज़म से दिक्कत हाँ, वर्म में चला जाएगा, वरम में चला जाएगा। वर्म जब इसका साइज़ बढ़ जाएगा तो गुर्दे का साइज़ भी बढ़ जाएगा, गुर्दा भी अपने असल साइज़ से बढ़ जाएगा, जिगर जो है वो भी अपनी असल साइज़ से बढ़ जाएगा, ढीला हो जाएगा। अज़्म तहाल भी ढीली हो जाएगी। ठीक, जिगर भी ढीला हो गया, उसके जो गुर्दे हैं वो भी ढीले हो गए। अब क्या होगा, अब इसको आपने कम करना है। इसको कम करने के लिए आपने यहाँ पे तहलील पैदा करनी है। जब इसमें आप तहलील पैदा करेंगे तो इसका जो बलगम है ना ये नुचड़ना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप उसको 1 2 3 कोई भी तहरीक की दवाइयाँ दे दें, लेकिन आपने तरतीब से देनी है कि उसको अगर 1 की दवाई देंगे तब ये ड्रेन करेगा, 2 की दवाई देंगे तो ड्रेन ज़्यादा करेगा, क्योंकि तहलील ज़्यादा हो जाएगी ना, ड्रेन ज़्यादा करेगा। इसमें भी वो अपने असल साइज़ पे आ जाएगा। मैं आपकी बात समझाऊँगी, ठीक है चाहिए। जो थायराइड का प्रोफाइल है वो ये है कि आपकी जो T4 है ये T3 में चेंज होता है, यानी ये थायरक्सिन है, ये थायरक्सिन नहीं है, ये उसका स्टोर है। T4 जो है ये थायराइड के अंदर ये वाला प्रोसेस होता है, कन्वर्शन का प्रोसेस होता है,
लेकिन इसका ज़्यादातर जो प्रोसेस है इस कन्वर्जन का वो जिगर के अंदर आके होता है, जिगर में ना ये आके तो ये इसकी कन्वर्जन होती है। तो अगर आप थायराइड प्रोफाइल को देखते हैं ना, तो थायराइड प्रोफाइल जो है ना वो आपको बताता है कि इसके अंदर ये जो T3 है ये 1 से लेके 5 तक हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर मैं रिसर्च पढ़ी है इसकी, वो जो है ना वो बड़ा नैरो सा रेंज है। वो नैरो सा रेंज ये है कि इसको कोई 1.8 से लेके ना वो कहता है ये 3 तक है, इस तक हमें मेजर करना चाहिए, है जी। 5 तक आप मेजर करेंगे तो आपको नॉर्मल नज़र आएगा, ये कोई नॉर्मल नहीं होगा अजीज साहब। वो उसकी ना गुदुद में तहरीक हो गई होगी, और जब गुदुद में तहरीक हो गई होगी तो फिर उसको क्या होगा, उसको हार्ट फ्लशेज आएंगे, उसका दिल घबराएगा, उसके जिस्म में एकदम गर्मी महसूस होगी, ठीक है जी। और इसका दिल जो है ना उसकी पल्पिटेशन जो है वो तेज़ हो सकती है, गुड़ ऐसे करना शुरू हो जाएगा, उसका बीपी शूट कर सकता है, ठीक है। हालांकि बाकी जो अवामिल हैं जैसे प्लेटलेट्स हैं वो ठीक हैं, क्योंकि वो 4 नंबर तहरीक है ना, तो वो फिर ये वो असर अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा। लेकिन अगर आप इसको आपने फिर देखना है, ये जो है यानी आपने ये 4 नंबर तहरीक में होता है तो आपने उसको 5 देनी है, 5 में होता है तो 6 दे दें, ठीक है जी। तहरीक आपने ज़रूर डिटरमिन करनी है कि कौन सी होनी चाहिए। चूँकि 5 नंबर तहरीक जो है ना ये मशीनी है ना, मशीनी तहरीक है, तो मशीनी तहरीक जो है इसको ट्रिगर करना आसान है, इसको बढ़ाना आसान होता है। ये जिस्म से जो चीज़ों की पैदाइश हो रही होती है ना उनको बाहर भी निकालना होता है, यानी किसी और सिस्टम के अंदर उसको मुंतकिल कर रहा होता है और बड़ी तेज़ी से कर रहा होता है। तो इसलिए जब ये T3 यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो आपने फिर उसको अगर 5 की दवा दे दी, साथ में उसको मुसल दे दिया, तो ये चीज़ें एकदम कम होना शुरू हो जाएंगी, तो उसको हार्ट फ्लशेस भी कम हो जाएंगी। एक केस स्टडी जिस तरह मतलब एक फीमेल है 45 या 40 के करीब इस एज में है और अंडरवेट है, और साथ में मेंसेस साइकिल भी जो है डिले होते हैं काफ़ी उसमें, या बगैर किसी मेडिसिन के नहीं होते, उसको हार्ट प्लेसेस हो और बाकी सिम्टम थायराइड भी ठीक है और उसके जो प्लेटलेट्स है, ब्लड काउंट्स है वो भी ठीक है, एज भी ठीक है, उसमें सारी चीज़ें ठीक है, तो उसको हम कैसे होगा उसको ना उसकी जो आप बता रहे हैं उसकी आपने तहरीक अगर नोट करें तो आसाबी होगी, ठीक है ना। उसका जिस्म कमज़ोर होगा, यानी उसके यहाँ पे ना तहलील होगी, ठीक है जी। और उसकी अगर उसकी 1 नंबर तहरीक है तो उसके फिर यहाँ पे तहलील होगी, अगर 2 नंबर तहरीक है तब भी यहाँ पे तहलील होगी, तो वहाँ पे उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है जी। और उसके खून के अंदर ना गाढ़ापन पैदा हो जाएगा, और उसकी जो गुदुद का निज़ाम है, गुदुद का निज़ाम कौन सा है, ओवरिस का है ना, ओवरिस का निज़ाम है, तो गुदुद के अंदर जो है ना वो इंतहाई कमज़ोरी आ चुकी है तहलील या तस्कीन की सूरत में, तो उस सूरत में भी उसको उसका जो आम साइकिल है वो नहीं होगा, ठीक है जी, कमज़ोर होगा। तो इसलिए ये और उसको जो हार्ट फ्लशेज आएंगे ना, वो हार्ट फ्लशेज जो है बुनियादी तौर पर उसका आसाब की तहरीक है, ठीक है जी। ये जो मरीज़ है ये खौफज़दा होगा, डिप्रेशन में होगा, ठीक है जी, खौफज़दा होगा, और इसको इसकी जो बच्चों की पैदाइश है वो भी शायद ना हो। जो खातून है जिसका आपने ज़िक्र किया, अब इसके जिस्म के अंदर से भी रतूबात निकली जा चुकी है, ठीक है जी, इसलिए इसका श्रिंक हो गया। अब इसके 2 चीज़ों की पैदा करने की इसमें ज़रूरत है। वो कौन सी हैं? एक तो जब उसकी तहरीक उज़लात की तरफ जाएगी तो उसको ये जो एतबार से तम्स है उस वक्त खुलेगा, उधर जाएगी तो खुलेगा, लेकिन वो उस वक्त खुलेगा जब उसकी रतूबात पूरी होंगी। तो आप एक वक्त में उसको 2 तरीक़ों की दवाइयाँ दें ताकि उसके जो गुदुद के अंदर जो रतूबात हैं ये जमा होना शुरू हो जाएं, गुदुद उसके नॉर्मल हालत में पहुंच जाएं, तो फिर जाके ना उसका एतबार से तम्स टूट सकता है। अगर आप सिर्फ एतबार से तम्स की दवाइयाँ देंगे तो उसके तो जो सेल्स हैं ऑलरेडी श्रिंक कर चुके हैं, इसलिए तो उसका जिस्म श्रिंक है। तो ये दोनों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उनका नुस्खा है, हर एक को अज़लाती सोजिश आप दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अज़लाती सोजिश देता हूँ और साथ तरियात 6 भी देता हूँ। कहते हैं कि रतूबात जज़ब कराने का ये बेहतरीन तरीका है। अगर सिर्फ आप रतूबात देंगे वो जज़ब नहीं होगी, मतली आ जाएगी। या फिर अज़लाती सोजिश के अंदर अक्सर 5 देते हैं, तो ये आप जो बात फरमा रहे हैं ना थायराइड की,
तो उसमें वो इसका बड़ा उनका एक अच्छे कामयाब तरीन मुआलजात में से है कि जब भी रुतूबात जज़ब करानी हो तो अज़लाती सोज़श तरियाक 6 या अक्सीर 5, और थायराइड के लिए उन्होंने यही जैसे फरमाया लंबा इलाज चलता है, तो उसमें ये चावल और चाय वगैरह उस मरीज़ा को छुड़ानी पड़ती है, तो उसका परहेज़ के साथ ख़ास एक ताल्लुक़ है इसका। अगर गुर्दे के अंदर प्रोटीन आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि गुर्दा जो है श्रिंक कर रहा है, ठीक है ना। ये जो सेल हमने बनाया यहाँ पे, ये इसका साइज़ छोटा हो रहा है। जब इसका साइज़ छोटा होगा तो इसके जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर एल्ब्यूमिन भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं। लिहाजा ये जब निकलेंगे ना तो वो एल्ब्यूमिन जो है वो आपको सफ़ेद रंग की रतूबत पेशाब के अंदर नज़र आएगी। जी हाँ, अंडे की सफ़ेदी की तरह आपको नज़र आएगी। अब इसमें हमने उसूल ये रखा है कि ये ज़्यादातर गुर्दा जो है वो गुदुद यानी 4 नंबर तहरीक के अंदर ये सेल सिकुड़ते हैं। जब ये सेल सिकुड़ते हैं तो फिर उससे क्या होगा, उसकी निकल दी जाएगी, ठीक है जी। उसको आपने दवा देनी है 5 की और 6 की, तो आप ग़िज़ा भी 5 और 6 की देंगे। इस 5 नंबर की ग़िज़ा के अंदर क्या चीज़ शामिल है, दवाई और ग़िज़ा दोनों के अंदर क्या चीज़ शामिल है। इसमें सुंड, काली मिर्च, ठीक है जी, पुदीना दे सकते हैं, और उसके साथ आप उसको ये बादाम, ठीक है, बादाम का अगर शीरा बना लें और उसको रात को भिगो के और सुबह उसका जो वाइट किस्म का शीरा निकलता है वो उसमें शामिल करें, वो उसको पिलाएं। और फिर उसको 6 नंबर की ग़िज़ा जिसमें कद्दू, तोरी, खीरा, शलजम, गाजर, मूली, पेठा, ज़ीरा सफ़ेद, छिलका स्पगोल, मूसली सफ़ेद, ये चीज़ें आप उसको अगर दें तो फिर उसके जो जिस्म है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और उसके जिस्म की जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करेगा, यानी जो हड्डियों का ढांचा हो गया वो दोबारा से ठीक होना शुरू हो, और तब जाके उसके गुर्दे भी ठीक होंगे। मैं नेट पे मैंने देखा कि एक इंडियन डॉक्टर हैं, उनके गुर्दे सिकुड़ गए उन्हें, और उसके गुर्दे जब सिकुड़ते हैं तो उसकी पहला सिम्टम जो ज़ाहिर होता है वो ये है कि एल्ब्यूमिन आने लगती है। एल्ब्यूमिन औरतों को ख़ास तौर पर और मर्दों को ये काफ़ी लोगों को आती है, और ये जिस्म में जो खुश्की पैदा हो जाती है, जिन बंदे के एल्ब्यूमिन खारिज होती रहे उनका जिस्म बिल्कुल खुश्क होता है। ये बहुत ज़्यादा तरी पैदा करती है, क्योंकि ये जैसे इन्होंने बतलाया कि साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म कम होगा तो खुश्की पैदा होगी, बस ये डिटेल। तो उसने कहा कि बस मैं डायलिसिस कराता था और मौत का इंतज़ार करता था, बस, और कुछ भी। माँ मेरी जो है वो रोती थी कि तुम्हें क्या हो गया। किसी ने, कोई मेहमान आया, उसने वो हमारे लिए वो ले आया पिस्ता। अब वो पिस्ता उन्होंने हमारे सामने रखा, 5-5 दाने, 6-8 दाने सारों ने ये खाने शुरू कर दिए। मैंने भी खाए। अब मैं उसने कहा परहेज़ नहीं करता था, इसलिए मुझे यकीन था कि मैं अनकरीब शमशान घाट पे मुझे ले जाएंगे अनकरीब, तो मैं मरना ही है। एक दिन मैंने जब ये खाए ना तो मुझे कुछ रिलीफ महसूस हुआ। तो मैंने कहा, दूसरे दिन मैं बच्चे कहा, मैंने कहा यार थोड़े से पिस्ता ले आ, भुना हुआ ना हो, नमकीन ना हो, सादा ताज़ा जो है वो ले आया। मैंने वो खाने शुरू कर दिए। तो मैं जब उसका टेस्ट लिया, उसने यूरिया क्रिएटिनिन का, तो वो कम डिक्रीज़ हो रहा है। मैंने कहा ये अजीब बात है ये। तो मैंने ये बात हमारे एक वैद्य हैं उनसे की, तो उन्होंने कहा चलो ये आप ऐसे करें, ये भी ले लें, और ये 4 मगज़ की एक चुटकी जो है ये भी खा लिया करें। मैंने वो खानी शुरू कर दी। तो आज मैं हर लिहाज से ठीक हूँ कि उसने क्या किया, 6 नंबर तहरीक पैदा की, और उसमें साइटोप्लाज्म है जाए वो उसका बढ़ गया। अगर हम इस फार्मूलेशन के ऊपर समझ गए, इस नज़रिया के ऊपर समझ गए कि जिस्म श्रिंक कब होता है और उसको हमने ठीक कैसे करना है, तो ये बहुत सारी बीमारियों का आप इलाज कर सकेंगे। तशखीस अगर किसी की तहरीक उज़लाती आसाबी है और इंतहाई सोजिश के बायस कैंसर का शिकार हो गया, मरीज़ कैंसर का शिकार हो गया, जब मरीज़ कैंसर का शिकार होगा तो लाजमी बात है कि उसके ये वाले सेल श्रिंक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तहलील पैदा होगी, श्रिंक करेंगे।
जब श्रिंक करेंगे तो उसका खून इंतहाई गाढ़ा हो जाएगा और उसके अंदर एक जहर पैदा हो जाएगा। वो जहर उसके खून को काला कर देगा और ये जो जितने भी टिश्यू श्रिंक हो रहे हैं ये इनके अंदर भी जो जहर होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका असल साइज़ कम हो जाएगा, जहर बाहर नहीं निकलेगा, लिहाजा ये टिश्यू आहिस्ता 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 मौत के मुंह में जाएगा। ठीक है जी। तकलीफ़ उस बंदे को बेइंतहा होगी, बेइंतहा तकलीफ़ होती है, इतने शदीद दर्द होते हैं कि उसको अगर आप कोई पैथडीन भी दे दें तो उसको कुछ भी आराम नहीं आता। पहला उसूल हमारा ये है कि उसको हमने 2 नंबर तहरीक से निकालना है, 3-4 की दवा दे दें और उसको साथ ही 6 नंबर की दवा दबा के दे दें। ठीक है जी। हरारत भी रतूबत भी, हरारत भी रतूबत भी, और उसके अंदर आपने मग़ज़ियात डालनी है, यानी बादाम, जैसे हज़रत ने फरमाया पिस्ता, ज़बरदस्त चीज़, चलगोज़ा डालें। पिस्ता नमकीन ना हो, जैसे फरमाया। कोई भी नमकीन भी हो तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता, नमकीन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर 4 मगज़ डालें। हाँ, 4 मगज़ उसको दें साहब तो मक्खन बादाम दिया करते थे जी, मक्खन बादाम दें, मक्खन बादाम, वही बात है ना, बादाम बर्फी दूध है ना, तो दूध किस में होता है, साबुती है ना। हाँ ठीक है जी। दूध के अंदर बनाएं, दूध उसको दबा के दें और फिर उसको मूसल सफ़ेद छिलका इस पर होल और पंबादाना, ये जो मग़ज़ियात की मैंने बात की ये इसका एक शेक बनाएं और रोज़ाना उसको काफ़ी मकदार में सुबह दोपहर शाम पिला दें। तो उसकी ये जो औलाद की जो उसकी सोजिश है ना, जिसकी वजह से टिश्यू श्रिंक कर गया और वो मुसीबत में जा रहा है, ठीक है जी, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैं एक और नतीजे पे पहुंचा हूँ और वो मैं अपने साथियों से ज़रूर शेयर करूँगा। हम कहते हैं कि जी 3 टिश्यू हैं, 3 टाइप के टिश्यू हैं जो हयाती टिश्यू हैं। हम कहते हैं जनाब 3 टाइप के टिश्यू हैं। कौन कौन से हैं? गुदूद हैं, फिर हम इधर ही जाएंगे, गुदूद हैं, उज़लात हैं, ये हयाती टिश्यू है, आसाब है। ठीक है जी, ये है ना। अब जो उज़लात हैं इसके अंदर सौदा पैदा होता है, यहाँ बलगम पैदा होती है, यहाँ सफ़रा पैदा होता है, ऐसे ही है ना। अब ये होता किधर, इसका मकाम कहाँ है जिस्म में? सफ़रा का मकाम क्या है, उज़लात का मकाम क्या है, आसाब का मकाम क्या है, किधर किधर है, और क्या वाकई अगर आप आसाब को कुरेदें तो उसके अंदर ये बलगम निकलेगा? या उज़लात को कुरेदो क्या बलगम निकलेगा, ये सौदा निकलेगा? इसकी निशानी क्या होगी सौदा की, क्या पता चले, टेस्ट क्या है, कैसे निकलेगा, है जी। ये तो चलो अब इसको तो आप कह सकते हैं कि जी गुदुद में सफ़रा चूँकि ज़्यादा मकदार में पैदा होता है और आंतों में आता है और इसका जिक्र भी हर जगह होता है, तो ये इसको तो आप टेस्ट कर सकते और इसका एक स्टोर भी मौजूद है, स्टोर भी मौजूद है, सिर्फ और किसी का नहीं नहीं है, पित्ता जो है, पित्ता जो है। हाँ, अच्छा ठीक है ना।